सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस कैसे होती है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका चैप्टर 4 है ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हम आज बात करने वाले हैं सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 50 तक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, सब इसे अच्छे से समझना। सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 39 जो है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, जो परफॉर्म होते हैं, राइट। देन सेक्शन 40 से लेके 45 तक बात करेंगे बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, कौन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म कर सकता है, कौन करता है। और 46 से 50 में बात करेंगे टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस की टाइम एंड प्लेस के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी परफॉर्मेंस की टाइम और प्लेस के बारे में बात करेंगे सेक्शन 45 से लेके 50 तक। ठीक है, तो आज हम 37 से लेकर 50 के सेक्शंस कवर करने वाले हैं। चैप्टर 4 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस क्लास को एंड तक समझे, डिटेल्स एकदम हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 कुछ नहीं कहता है, बस ये कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले आज हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन होता है। ठीक है, वो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार इसे समझा है कि प्रोमिसर प्रोमिसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, परफॉर्मेंसेस क्या है, इन सब के बारे में हमने समझा है। आज फिर से हम देखते हैं कि एक बार प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है, उसके बाद हम अपने सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोमिसर कौन होता है? सी, कोई भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जहां पर होता है तो वो क्या बनता है? प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तो क्या बनता है? प्रॉमिस। अब जब प्रॉमिस करते हैं तो दो पार्टीज होती है, एक तो उस प्रॉमिस को ऑफर देने वाला, जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है वो कौन होता है? प्रोमिसर। ठीक है, और जो उसे एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? प्रोमिसी। जो ऑफर दे रहा है वो कौन है? प्रोमिसर है। ठीक है, और जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन हो गया? प्रोमिसी। ठीक है ना, तो प्रोमिसर और प्रोमिसी हमें समझ आ गया क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शंस। सेक्शन 37 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दोनों पार्टीज हैं उनका क्या ऑब्लिगेशन रहता है। ठीक है, तो सेक्शन 37 क्या बात करता है? सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज के अंदर जो है रिस्पेक्टिव जो प्रोमिसेस किए हैं वो बाउंड हो जाती है परफॉर्म करने में, अगर कोई उनके बीच में जो परफॉर्मेंस हुआ है वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो कैसे? ए एंड बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ए एंड बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आए जहां पे ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा एक बुक्स का सेट, एक बुक्स का सेट क्या करेगा? डिलीवर करेगा बी को। बी प्रॉमिस टू पे एग्रीड अमाउंट। बी ने कहा हाँ ठीक है, तो मुझे बुक्स देना, मैं तुम्हें 1000 रुपीज दे दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल देयर प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया है, तो अगर ये इसे क्या देगा? बुक्स देगा, तो ये इसे 1000 रुपीज देना पड़ेंगे इसको। तो दोनों अपनी जो है रिस्पेक्टिव प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए क्या है? बाउंड है अब, राइट। तो ये क्या होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी। सेक्शन 37 करता है कि दोनों पार्टीज की क्या है? ऑब्लिगेशन है कि वो दोनों अपने जो पार्ट है परफॉर्मेंस का उसको परफॉर्म करें, राइट। ये तो बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब रिफ्यूजल का इफेक्ट क्या होता है अगर हम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कैसे? इफ वन पार्टी मेक्स एन ऑफर टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने क्या किया? एक पार्टी ने एक ऑफर दिया, एक पार्टी क्या करिए? ऑफर दे रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, एंड अदर पार्टी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। अदर पार्टी ने मना कर दिया, नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे ऑफर मंजूर नहीं है, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट विदाउट एनी वैलिड रीजन, बिना किसी वैलिड रीजन के। ठीक है, द ऑफरिंग पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फर्दर परफॉर्मेंस। अब ऑफरिंग पार्टी जो है, जो ऑफर दे रही है, जो प्रपोजल दे रही है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है फर्दर परफॉर्मेंस की। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने क्या दिया? ऑफर दिया बी को कि वो गुड्स की डिलीवरी करेगा। ठीक है, ए ने दिया ऑफर टू डिलीवर द गुड्स एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट। इनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ए बी को क्या देगा? गुड्स देगा।
ठीक है। अब बी क्या है, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स विदाउट एनी रीजनेबल वैलिड रीजन। बी ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए गुड्स, मैं नहीं रखूंगा गुड्स अब, ठीक है। बिना वैलिड रीजन देते हुए बी ने क्या क्या मना कर दिया, मैं नहीं रखने वाला हूँ अब गुड्स, ठीक है। इन दिस केस ए इज नॉट obliged to make any further attempts to deliver the goods। अब इसमें क्या है, अब ए जो है ए के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है, ए किसी भी बात के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो फर्दर अटेम्प्ट्स करे, कि वो बार बार उसे गुड्स भेजे, ठीक है। एनी फर्दर अटेम्प्ट्स टू डिलीवर द गुड, अब कोई भी अटेम्प्ट करने के लिए ये क्या है, ये ऑब्लाइज्ड नहीं है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ए। तो क्या अगर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब अगर ये रिफ्यूज कर रहा है, अगर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, तो जो हमारा प्रोमिसर है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ऑब्लाइज्ड नहीं है। देन बात करते हैं हम सेक्शन 39 की। सेक्शन 39 क्या करता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। सेक्शन 39 क्या कहता है, क्या इफेक्ट रहता है पार्टीज का अगर वो रिफ्यूजल कर दे उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, उस पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, ठीक है। क्या इफेक्ट, इफ वन पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस एंटायरली, एक पार्टी कहती है कि मैं ये प्रॉमिस मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, इस पूरा जो है ये प्रॉमिस, इसका मैं कोई भी पार्ट परफॉर्म नहीं करूँगा, ना मैं इसको मानता हूँ। रिफ्यूज कर रहा है वो एक पार्टी कि मैं इस पूरे परफॉर्मेंस को मानता ही नहीं हूँ। द अदर पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू आइदर कंसिडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ठीक है। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है, अगर एक पार्टी बोलती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं हूँ, मैं इसे नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो दूसरी पार्टी जिससे लॉस हो रहा है क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दूसरी पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा सकती है या फिर क्लेम कर सकती है डैमेजेस, ठीक है। क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच, धोखे का जो भी ये ब्रीच कर रहा है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी। कैसे, ए एग्रीज टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी, ए ने एग्री किया कि वो बी के लिए एक घर बनाएगा, ठीक है, हाउस बनाएगा, ठीक है, बट मिडवे थ्रू कंस्ट्रक्शन ए रिफ्यूजेस टू कंटिन्यू द वर्क। घर के कंस्ट्रक्शन के बीच में ही ए ने क्या किया, अब मैं इस घर को नहीं बनाऊंगा, अब मैं इस घर को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, बीच में ही छोड़ दिया। बी कैन आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड, बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा सकता है कि फुल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, या फिर ए से जो है अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है, ए से क्या कर सकता है, अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। या तो बी चाहे, क्योंकि बी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये बीच में ही मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में, तो ये चाहे तो इस एग्रीमेंट को क्या, इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको वॉइड ठहरा सकता है या फिर अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है ए से। तो ये कौन सा है, सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, ठीक है ना। देन सेक्शन 40 की बात करें तो सेक्शन 40 क्या कहता है, अब सेक्शन हमने कहाँ तक देखा है, सेक्शन देखा है 37 से लेकर सेक्शन 39 तक। तो ये सेक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म किए जाएंगे, राइट। मतलब अगर एक पार्टी मना कर दे, जैसे कि पहले देखा कि क्या ऑब्लिगेशंस होती है पार्टीज की, सेक्शन 37 में देखा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्लस 38 में देखा अगर रिफ्यूजल कर दे, ऑफर दिया है किसी ने और दूसरे ने उसका रिफ्यूजल कर दिया है, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दी है, तो सेक्शन 38 उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 39 बोलता है अगर दूसरी पार्टी जो है, ठीक है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में ही एक पार्ट पूरा मना कर दे, मतलब बीच में ही मना कर दे, तो जो बी है वो क्या कर सकता है, मतलब जो प्रॉमिसी है जिसको ब्रीच हुआ है जिसके साथ, वो क्या कर सकता है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा सकता है या फिर अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 40 की। अब सेक्शन 40 में क्या है, सेक्शन 40 बात करता है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, किसके थ्रू प्रॉमिस परफॉर्म्ड होगा। इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और एबिलिटी द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर पर्सनली, ठीक है। तो जब प्रॉमिस होता है ना, वो प्रॉमिस अपनी पर्सनल स्किल से, अपन अपनी एबिलिटी से करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से अपन उस प्रॉमिस को कर रहे हैं, ठीक है। उसमें प्रॉमिसर जो है उसका लायबिलिटी होती है कि वो इस प्रॉमिस को परफॉर्म करे, ठीक है। द प्रॉमिस मस्ट परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर पर्सनली। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज delegation or substitution, the promisor can have someone else perform on their behalf, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या बात करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि मेरे बिहाफ पे कोई ये काम कर सकता है, मतलब
मैं डेलीगेट करती हूँ इसको काम, मैं इसको काम दे देती हूँ मेरा, ठीक है, कि मेरे बाद ये काम इससे डेलीगेट होगा, ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब मैं नहीं होंगी तो ये काम ये करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ कर देते हैं तो प्रोमिसर कैन ऑल्सो हैव समवन एल्स परफॉर्म ऑन देयर बिहाफ, तो प्रोमिसर के बिहाफ पे भी वो काम कोई और कर सकता है। डेलीगेशन मतलब किसी को डेलीगेट करना, किसी को देना, किसी को और को काम देना, ठीक है ना, कि अपन नहीं है तो इसको दे देते हैं, ठीक है, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। ए क्या है, एक फेमस पेंटर है, ए जो एक फेमस पेंटर है जिसने एग्री की टू पेंट अ पोर्ट्रेट फॉर बी, बी की पेंटिंग बनानी है, बी का पोर्ट्रेट बनाना है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एज पर्सनल स्किल, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि ए की पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, ए की पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, मतलब वो जो पोर्ट्रेट है वो सिर्फ ए की पर्सनल स्किल्स से बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई है, ठीक है ना, और उसकी क्रिएटिविटी से बनेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स, ठीक है। ए कैन नॉट आस्क समवन एल्स टू पेंट द पोर्ट्रेट ऑन देयर बिहाफ, अब ए जो है किसी और को नहीं बोल सकता है कि मेरे बिहाफ पे जो है आप इसकी पोर्ट्रेट बनाओ, ठीक है, किसी और को नहीं बोल सकता है, एक्स को नहीं बोल सकता है कि मेरे बिहाफ पे बी की पेंटिंग बनाओ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बेसिस पे हुआ है, ए की पर्सनल स्किल्स के, ए की पर्सनल स्किल और एबिलिटी के बेसिस पे, उस पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिक्वायर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ए की पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी, ठीक है। तो अब ए किसी और को नहीं बोल सकता है कि मेरे बिहाफ पे तुम बी की पेंटिंग बनाओ, ए कैन नॉट आस्क पर्सनल समवन एल्स टू पेंट द पोर्ट्रेट ऑन द बिहाफ एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्सनल परफॉर्मेंस, ठीक है, कि इसकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे है, ठीक है। तो पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि क्लियर मेंशन होता है कि वो किसी को काम डेलीगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ए की पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी पे बेस्ड था, इसलिए अब वो आगे उसको डेलीगेट नहीं कर सकता है, वो किसी को खुद के बिहाफ पे किसी को नहीं बोल सकता है कि तुम बी की पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनाओ, ठीक है। देन अब सेक्शन 41 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, मतलब if the promisee accept performance from the third person without consent of the promiser, the promiser is discharged from the obligation, ठीक है। अगर promisee accept करता है performance of from the third person, ठीक है, अगर promiser जो है वो खुद के behalf पे किसी को काम करने के लिए बोल रहा है और अगर promisee उसे भी accept करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। the promiser is discharged from the obligation, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एग्री टू पेंट अ म्यूरल फॉर बी, म्यूरल मतलब एक दीवार पे, एक बड़ी सी वॉल पे अगर अपन पेंटिंग करें ना उसे कहते हैं म्यूरल, लार्ज पेंटिंग ऑन वॉल उसे कहते हैं म्यूरल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए ने क्या एग्री किया, टू पेंट अ पेंटिंग फॉर बी, बी के लिए एक पेंटिंग बनाएंगे, बी एक्सेप्ट्स अ डिफरेंट पेंटर सी टू कंप्लीट द मॉरल, ठीक है। ए ने है ना, बी ने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया डिफरेंट पेंटर्स सी को टू कंप्लीट द मॉरल विदाउट ए की कंसेंट, बिना ए को कंसेंट करे बी ने क्या किया, सी को बोल दिया कि तुम मेरी पेंटिंग बनाना। अब कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच में हुआ था लेकिन उसने क्या कहा, सी को बोल दिया, थर्ड पर्सन को बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 पर्सन की लेकिन उसने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया कि तुम मेरी पेंटिंग बनाना, बिना ए की कंसेंट लिए, इसकी कंसेंट ली भी नहीं, फिर भी आगे थर्ड पर्सन को बोल दिया, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से, निकल गया ये कॉन्ट्रैक्ट से, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पेंट म्यूरल। अब ए जो है अपनी परफॉर्मेंस से, अब ए जो है अपनी जो पार्ट है, इसका जो पार्ट था पेंट बनाना, उससे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज मतलब अब उसको ये काम नहीं करना है, ठीक है, अब वो इस मतलब इस पार्ट से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया, राइट। तो इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन से बना रहे हैं पेंटिंग, इफ अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन से बना रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर, एक की कंसेंट के बिना प्रोमिसर की कंसेंट के, द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। अब प्रोमिसी जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है अपनी ऑब्लिगेशन से, जो इसको पेंटिंग बनानी पड़ती, अब ये नहीं बनानी पड़ेगी, अब ये डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, अब इसे ये नहीं करना पड़ेगा, राइट। सेक्शन 42 क्या कहता है, डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटीज की बात करता है। अगर एक ही काम के लिए 3-4 जनों की लाइबिलिटी बनती है, मतलब 3-4 पर्सन्स में वो लाइबिलिटी डिवॉल्व होती है, राइट, तो क्या होगा, व्हेन 2 or more persons may have made a joint promise, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स, किसी ने भी एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, एक सिंगल प्रॉमिस किया है किसी को, मिलकर एक प्रॉमिस किया है किसी को,
then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. मतलब अगर A, B, C jointly promise to pay a sum of money to X, A, B और C, इन तीनों ने कहा हम X को क्या करेंगे, पेमेंट देंगे, ठीक है, 10,000 देंगे, चलो ठीक है, 10,000 देंगे X को, ठीक है। B पास अवे, अनफॉर्चुनेटली B जो है वो पास अवे, मर गया, B मर गया। अब द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल वैलिड, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, ठीक है, और इन्फोर्सेबल है, मतलब A और C को तो पैसे देने ही है। X कैन डिमांड पेमेंट फ्रॉम A एंड C जॉइंटली, अब A और C जो है वो क्या करेंगे, X को क्या देंगे, 10,000 रुपये देंगे। एज द सर्वाइवर प्रोमिसेस, क्योंकि ये दोनों अभी भी जिंदा है, सर्वाइवर प्रोमिसेस है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या देंगे, X को पेमेंट देंगे। B's death does not invalid the contract, अब B की डेथ से इस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, B की डेथ से ये कॉन्ट्रैक्ट की इनवैलिडिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। A, B, C तीनों जॉइंट लाइबल थे इसको पे करने में। अब B की डेथ हो गई तो A एंड C जो है, जो कि अभी भी जिंदा है, वो दोनों क्या कर सकते हैं, वो दोनों मिलके जो है वो X को क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। एंड सर्वाइविंग पार्टीज आर स्टिल बाउंड टू फुलफिल द प्रॉमिस मेड जॉइंटली, अब ये जो सर्वाइविंग पार्टीज हैं ये दोनों मिलके जो है X को पेमेंट देगी, ठीक है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो है जॉइंट लाइबिलिटी की बात हुई है, जॉइंट लाइबिलिटीज मतलब 3-4 जने मिलके किसी को पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, या ले रहे हैं, जो भी है, अगर ऐसी कोई बात करी गई जॉइंट लाइबिलिटीज की, तो अगर उसमें से किसी एक पार्टनर की अगर डेथ भी हो जाती है, एक पार्टी की डेथ भी हो जाती है, तो बाकी जो 2 पार्टीज है वो जो जिंदा है वो मिलके क्या करेगी, उससे पेमेंट देगी और अपनी जो लाइबिलिटीज है उसे डिस्चार्ज करेगी, अपनी लाइबिलिटीज जो है वो फुलफिल करेगी, ठीक है ना। देन सेक्शन 43, सेक्शन 43 क्या कहता है, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, मतलब सेक्शन 43 स्टेट्स दैट इफ देयर आर मल्टीपल जॉइंट प्रोमिसेस, बहुत सारे जॉइंट प्रोमिसेस हैं, any one of them can accept the performance of the promise unless the contract specify otherwise, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। A, B, C jointly promise to deliver a piece of artwork to Y, A, B, C तीनों ने मिलके कहा हम तुम्हें एक आर्ट वर्क देंगे, एक Y को क्या देंगे, एक आर्ट वर्क देंगे, ठीक है ना। अब when the time of performance arrives, either A, B, C can accept the delivery on the behalf of the third promises, मतलब जो टाइम है परफॉर्मेंस के टाइम में, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जब टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आया तो A, B, C में से कोई भी क्या कर सकता है, डिलीवरी दे सकता है, किसके बिहाफ पे, ऑल ऑफ 3 प्रोमिसेस के बिहाफ पे, इनमें से कोई भी जो है किसी के भी बिहाफ पे जो है डिलीवरी दे सकता है। If A receives the artwork and acknowledges the fulfillment of the contract, the performance is considered valid, the contract is discharged. It is not necessary for all 3 promises to be physically present to the accept the performance. Acceptance by one is sufficient. मतलब कि देखो 3 पर्सन है, तीनों साथ में मिलके A को क्या दे रहे हैं, एक आर्ट वर्क दे रहे हैं, ठीक है, समझ लो कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम दे रहे हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम आर्ट वर्क जो है किसी Y को दे रहे हैं ये तीनों मिलके। अब जरूरी नहीं है इन तीनों का जब वो डिलीवरी दे उस आर्ट वर्क की तो इन तीनों का प्रेजेंट होना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ये तीनों के साथ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है जब इस आइटम की डिलीवरी दे तब ये तीनों भी प्रेजेंट रहे, ठीक है। इनमें से कोई एक, जैसे कि समझ लो A गया आर्ट वर्क देने के लिए, मतलब वो हैंडीक्राफ्ट आइटम देने के लिए एक गया, ठीक है, तो भी वो वैलिड होगा। जरूरी नहीं है कि तीनों का जाना, एक भी जाकर वो डिलीवरी जो है दे सकता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द 3 प्रोमिसेस टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो जो तीनों है वो तीनों मिलके नहीं जाए, तीनों में से एक भी चले जाए तो भी वो क्या माना जाएगा, उन तीनों के बिहाफ पे वो एक गया, ठीक है। तो एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। देन अब बात करते हैं क्या, इन बोथ सिनेरियोज, दोनों सिनेरियोज के अंदर क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड फुलफिल्ड once the promise is performed and accepted by any one of the joint promises, ठीक है। दोनों सिनेरियो में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कंसिडर्ड फुलफिल, पूरा हो रहा है, once the promise is performed, एक बार जब प्रॉमिस परफॉर्म्ड हुआ तो accepted by one of the joint promises,
किसी भी एक प्रोमिसी ने भी अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो रहा है, वो परफॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। द सर्वाइविंग प्रोमिसीज इन सेक्शन 42, सेक्शन 42 में क्या बोला कि जो सर्वाइविंग प्रोमिसी है, जो जिंदा प्रोमिसी है, कैन एंड एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसीज इन सेक्शन 43 हैव द अथॉरिटी टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द परफॉर्मेंस, ठीक है। उनकी क्या है, उनके पास उनकी अथॉरिटी, हैव द अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई ब्रीच हो रहा है तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोमिसर्स हैं, ठीक है, 3 जो है प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को, तो फिर उन तीनों में से जो तीनों है वो लाइबल होंगे। अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग जो जी रहे हैं वो लाइबल होंगे, ठीक है ना। और इन तीनों के बिहाफ पर कोई एक जाकर भी वो है जो डिलीवरी है वो दे सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू नोट दैट जॉइंट प्रोमिसेस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सर्वल प्रोमिसेस, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसेस थोड़े से अलग होते हैं दूसरे प्रोमिसेस से। In the case of survival promises, each promisee must receive the specified performance promised to them. However, in joint promises, the performance is collectively owned to all promises. ठीक है? And acceptance by one of them is enough to discharge the promiser's obligation. ठीक है? बाकी के जो promises होते हैं उसमें तो क्या होता है, promise must receive by specific, कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ एक एक्ट करते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमने प्रॉमिस दिया, उसने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस जो वो एक्टिविटी है कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन जो जॉइंट प्रोमिसेस की बात करते हैं, जॉइंट प्रोमिसेस की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, तीनों मिलके कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट बाय वन ऑफ देम इज इनफ, अगर उनमें से एक भी कर रहा है, उसकी डिस्चार्ज कर रहा है, टू डिस्चार्ज द प्रोमिसर्स ऑब्लिगेशन, तो उन तीनों की ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये था जॉइंट प्रोमिसेस का कंसेप्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहते हैं, सेक्शन 44 बात करता है इफेक्ट टू रिलीज वन जॉइंट प्रोमिसर। क्या क्या कहता है सेक्शन 44, इफ द प्रोमिसेस रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन, द अदर प्रोमिसर्स आर ऑल्सो रिलीज्ड अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड अदरवाइज। मतलब अगर एक प्रोमिसर जो है रिलीज हो जाता है, जॉइंट प्रोमिसर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन, तो अदर, अगर एक अपनी ऑब्लिगेशन से रिलीज होता है तो दूसरे अपने आप रिलीज हो जाते हैं। कैसे देखते हैं, ए बी सी तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस किया टू कंप्लीट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर डी, डी के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ए बी सी तीनों ने क्या किया, ए बी सी तीनों ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि हम ये जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे डी का। इफ डी रिलीज्ड बी, अगर डी ने कहा बी को रिलीज कर दिया तो ए और सी अपना आप रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक जॉइंट प्रोमिसर रिलीज हुआ और डी ने रिलीज किया तो ए और सी आर ऑल्सो रिलीज फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर डी, क्योंकि तीनों ने मिलकर करा था ये प्रॉमिस, अब तीनों में से डी ने क्या किया, बी को रिलीज कर दिया, तो ए और बी भी अब क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे अपनी ऑब्लिगेशन से। अब ये चाहे तो नहीं भी कर सकते ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ रिलीज वन जॉइंट प्रोमिसर, अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया तो दो अपना आप रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, इन्होंने जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये जॉइंट लाइबिलिटी थी इनकी, ठीक है। देन आगे चलते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है, डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। अब इतनी देर हमने जॉइंट लाइबिलिटी की बात करी थी, अब हम बात करते हैं जॉइंट राइट्स की, ठीक है। जॉइंट राइट्स कैसे डिवॉल्व होते हैं, कैसे, when a contract involve joint rights, the rights pass from the legal representative to the deceased, ठीक है। अपन ये नहीं पढ़ेंगे, आई थिंक इस पे कुछ प्रॉब्लम है, अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, ये आप मत देखना थोड़ा, अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। अब ए ने क्या किया, ए ने प्रॉमिस किया बी और सी को जॉइंटली कि वो 5,000 उनको देगा। बी और सी दोनों को मिलके, ए ने क्या किया कि बी और सी को दोनों को मिलके 5,000 रुपये दिए। ए ने बी और सी को 5,000 रुपये दिए, अलग अलग नहीं दिए, बी और सी के दोनों के एक के ही 5,000 रुपये दिए हैं। अब बी मर गया, ठीक है, तो ए ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, बी मर गया तो कोई बात नहीं, अब बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी दोनों मिलके मुझे 5,000 वापस दे देना। बी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, बी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी जो पीछे की जो मेरी लाइबिलिटीज है उसे कौन परफॉर्म करेगा, राइट। तो बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी दोनों मिलके
इसको 5000 देंगे। अब सी भी मर गया, ठीक है ना, सी भी मर गया, तो ए को कौन देगा, बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी का रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलके ए को क्या देंगे, ए को 5000 रुपए देंगे, ठीक है। ए का क्या है, राइट है, ठीक है। तो डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, ये क्या है, ये जॉइंट राइट्स है। जॉइंट राइट्स के बारे में बात करें कि अगर एक भी मर गया दूसरा भी मर गया तो इनके रिप्रेजेंटेटिव मिलके क्या करेंगे, ए के राइट को फुलफिल करेंगे। मतलब ए जो क्लेम करता है, ए जो मांग रहा है, ए ने जो दिया है वो उसे रिटर्न करेंगे, राइट। तो ये था डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। देन सेक्शन 46, अब अपन ने क्या समझा है, सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 45 तक हमने देखा बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म होते हैं, राइट। अब सेक्शन 46 से सेक्शन 50 में हम देखेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम और प्लेस क्या रहती है परफॉर्मेंस की, ठीक है। सेक्शन 46 से 50 तक हम देखेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। सेक्शन 46 कहता है कि टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस का जो टाइम है, उसकी परफॉर्मेंस की जो टाइम है प्रॉमिस की, वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ना ही टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम फॉर द परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ही नहीं लिखा है, परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं लिखा है, द प्रोमिसी कैन डिमांड परफॉर्मेंस एट अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो प्रोमिसी डिमांड कर सकता है कि मुझे इस रीजनेबल टाइम पे मेरे जो परफॉर्मेंस है वो आप करो प्रोमिसर को। कैसे, ए ने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स डिलीवर करेगा बी को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर टाइम, विदाउट स्पेसिफाइंग, कोई भी पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी बजे या किस दिन इसको वो गुड्स देगा, ठीक है। अब बी क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है अपने गुड्स, बी कैन डिमांड डिलीवरी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल टाइम आफ्टर द प्रॉमिस इज मेड। अब ये प्रॉमिस हो गया है तो बी क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है कि इस रीजनेबल टाइम में आप मेरा जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म कर दीजिएगा, मतलब आप इस रीजनेबल टाइम पे मुझे ये गुड्स भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन, मतलब इसमें ना ही टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, इसमें सिर्फ था कि रीजनेबल टाइम पे भेज देंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं था। तो अब बी क्या कर सकता है, बी क्या कर सकता है, ए को बोल सकता है कि मुझे इस रीजनेबल टाइम पे आप जो है गुड्स डिलीवर कर दीजिएगा, राइट। देन 47 बात करता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। जहाँ पे टाइम तो स्पेसिफाइड है लेकिन एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है। कैसे, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस द प्रॉमिसी कैन डिमांड परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस विदाउट मेकिंग एनी एप्लीकेशन फॉर इट, ठीक है। मतलब कि अगर टाइम स्पेसिफाइड है और एप्लीकेशन में नहीं लिखा है तो बिना एप्लीकेशन दिए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे, ए एग्रीड टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी एट स्पेसिफाइड डेट, ए ने कहा बी को मैं तुम्हें क्या करूंगा 10,000 रुपये दूंगा 6 जुलाई को, 6 जुलाई को मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, एक स्पेसिफाइड डेट मेंशन है। बी कैन डिमांड द पेमेंट फॉर ए ऑन द दैट डेट, मतलब बी क्या करेगा, अब 6 जुलाई को मांगेगा मेरा पेमेंट दो वापस, ठीक है ना। ए एग्रीड टू पे अ सम ऑफ मनी, ए ने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा इस पेमेंट को, ठीक है। अब बी मांगेगा 6 जुलाई आ गई मुझे पैसे दो, ठीक है, विदाउट मेकिंग एन सेपरेट रिक्वेस्ट, बिना किसी सेपरेट रिक्वेस्ट दिए, बिकॉज टाइम मेंशन था इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टाइम पहले से ही मेंशन था, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन था तो उस दिन वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है अपना अमाउंट, राइट, बिना किसी सेपरेट रिक्वेस्ट किए, ठीक है। सेक्शन 48 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, मतलब कि if a contract requires the promisee to apply for performance on a specified date, the application must be made at the proper time and place। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि promisee क्या करेगा, अप्लाई करेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक डे, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, तो फिर क्या होगा, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे वो एप्लीकेशन बनेगी। मतलब कि ए एग्रीज टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन 15th ऑफ मंथ, ए ने बी को कहा कि हर महीने की 15 पे मैं तुमको क्या दूंगा, गुड्स का डिलीवरी दूंगा, हर महीने की 15 तारीख को मैं तुमको गुड्स का डिलीवरी दूंगा। बी मस्ट मेक द एप्लीकेशन फॉर द डिलीवरी ऑन द 15 नॉट बिफोर एंड आफ्टर। अब
टर्म्स क्या हो गई, ये फिक्स हो गई कि हर महीने की 15th को मैं तुमको दूंगा। अब बी क्या कर सकता है, ना तो 15 के पहले बोल सकता है ना 15 के बाद में, ठीक है, वो 15 को ही बोलेगा कि आपने गुड्स नहीं भेजे, ठीक है ना। तो क्या है इसमें क्या कर दिया, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो अब 15th क्या हो गई, फिक्स हो गई, ओके। देन आगे चलते हैं, सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या कहता है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड इन नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, मतलब कि प्लेस भी फिक्स नहीं है और एप्लीकेशन भी नहीं होगी। कैसे, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई अ प्लेस ऑफ फॉर द परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो है जो कॉन्ट्रैक्ट की प्लेस है, उस परफॉर्मेंस की प्लेस है वो ही नहीं लिखी हुई है, द प्रोमिसर कैन डिमांड परफॉर्मेंस एट द प्रोमिसर्स यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको लिखा हुआ ही नहीं कि वो कहाँ पर होगा, प्लेस ही मेंशन नहीं है, तो जो प्रोमिसी है वो ये मान के चलेगी, ये डिमांड कर सकती है, ये मान के चल सकती है कि या तो वो उसके बिजनेस प्लेस पे होगा या उसके घर पर होगा, उसकी रेसिडेंस पे होगा, ठीक है। अगर बिजनेस प्लेस कहीं नहीं है तो उसकी रेसिडेंसी में होगा। ए एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी विदाउट स्पेसिफाइंग अ प्लेस फॉर द पेमेंट, ए ने कहा मैं तुमको पेमेंट दूंगा लेकिन जगह नहीं बताई कहाँ देगा। बी कैन डिमांड द पेमेंट एट एज यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड रेजिडेंट, अब बी कहाँ जाएगा, या तो उसके बिजनेस प्लेस पे जाएगा या तो उसके ऑफिस में जाएगा या फिर उसके घर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर प्लेस मेंशन नहीं हो तो क्या मानेंगे कि या तो उसका घर होगा या फिर उसकी बिजनेस प्लेस होगी, ठीक है। देन अब सेक्शन 50 क्या कहता है, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी, सैंक्शन मतलब ऑफिशियल ऑर्डर बाय द प्रोमिसी मीन्स the promisor must perform the promise according to the manner and time prescribed by the promisee, जो promiser है उसे promise को perform करना पड़ता है, ठीक है, किस manner के अंदर, जिस manner और time prescribed है by promisee, promisee ने जो कहा है उसके according, उस time के according जो है performance करना होता है। if the promisee accept the performance at a different time or manner, अगर promisee accept कर लेता है कोई different time और different manner, ठीक है, it does not discharge the promiser's obligation, तो इसका मतलब नहीं है कि प्रॉमिसर अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया है, मतलब प्रॉमिसर ने जो पहले सोचा था अब वो नहीं होगा, क्योंकि अब उसने क्या कर रहा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दूसरा टाइम और मैनर रख सकते हैं, ठीक है। तो अनलेस एक्सप्रेसली एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी, बात करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्रीज टू पेंट अ पोर्ट्रेट फॉर बी यूजिंग स्पेसिफाइड कलर्स, ए ने क्या किया, एग्री किया कि वो बी की पेंटिंग पोर्ट्रेट बनाएगा कुछ स्पेसिफाइड कलर्स यूज करके, यूजिंग स्पेसिफाइड कलर्स एंड अ पर्टिकुलर स्टाइल, एक अच्छी पर्टिकुलर स्टाइल यूज करके और कुछ कलर्स फिक्स यूज करके वो बी की जो है वो पोर्ट्रेट बनाएगा। अब बी हैज द राइट टू डिमांड अ पोर्ट्रेट इज पेंटेड एज पर द अग्रीड कलर्स एंड स्टाइल, अब बी के पास क्या राइट आ गया कि वो ए को बोल सकता है कि मुझे उस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर और उन पर्टिकुलर कलर्स के अंदर ही वो पेंटिंग चाहिए, बी का क्या है, राइट है ये, ठीक है। If A paints the portrait differently, it will not fulfill the contract, ठीक है। अगर A ने उसे ना ही डिफरेंट स्टाइल में बनाया, ना ही उन कलर्स को, उन पर्टिकुलर कलर्स जो B ने कहा था उसे यूज करके वो पोर्ट्रेट बनाया है, तो अनलेस B explicitly agrees to accept the variation, जब तक B उस पेंटिंग को explicitly एक्सेप्ट नहीं करता तब तक जो है अनलेस मतलब इट विल नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेगा। अगर बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसने जो डिफरेंट स्टाइल और अपने हिसाब से कलर्स मिक्स एंड मैच करके डाला है, अगर बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है तब तो ठीक है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट नहीं कहलाएगा, मतलब उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ए ने क्या कहा है, मैं पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर और पर्टिकुलर कलर्स यूज कर ही वो पेंटिंग बनाऊंगा, अब वो ही उसने नहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे फुलफिल नहीं माना जाएगा, मतलब अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि उसने वो चीज़ यूज़ नहीं करी है, या तो उसे फिर से वो बनाना पड़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या होगा, वो क्या जो है बी जो है क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्या था, परफॉर्मेंस इन मैनर, मतलब जिस मैनर में वो परफॉर्मेंस और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, और जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, बाय द प्रोमिसी के थ्रू, प्रॉमिसी ने जो टाइम और मैनर दिया है कि भाई मुझे इस डिज़ाइन में ये चाहिए, इस कलर में ये चाहिए,
उस हिसाब से ही जो प्रोमिसर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस हिसाब से ही उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्शन 37 से लेके 50 तक। आई होप आप सबको ये सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे। अगर आपको डिटेल में मुझसे ये सारे सेक्शन समझने हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है, बिजनेस लॉ के सारे सेक्शंस, सारे एक्ट समझने हैं, तो आप मेरे कोर्स को बाय भी कर सकते हैं हमारे ऐप से। ठीक है, दिस सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस सच एज ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ये क्या क्या बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और पार्शियल परफॉर्मेंस। मतलब इसमें क्या था, पार्टीज की ऑब्लिगेशंस बता रहे थे, प्लस टाइम एंड प्लेस की बात भी करी है, और अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और अगर उन दोनों पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो परफॉर्म कर रही है तो क्या होगा। तो इन सब की बात करिए हमने सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 50 तक, जो कि क्या था हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड these provisions to ensure proper contract execution and avoid disputes। ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके, कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉपर परफॉर्म हो सके, प्लस डिस्प्यूट्स जो है पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। ठीक है, हाउएवर प्लीज रिमेंबर दैट द लीगल मैटर मस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड शुड बी कंसल्ट। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 50 तक की हमने बात करी। आई होप आप सबको ये सारे सेक्शंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट पूछ भी सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।